जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों का चुनाव करते हैं, तो बच्चे में किस किस्म की कॉम्पिटेंसी आपके हिसाब से देखी जाती है अमूमन किसी भी कॉलेज में या निफ्ट में भी? वो उस वक्त का सबसे बढ़िया गर्ल्स का स्कूल होता था, अच्छा। जिसमें एडमिशन मिलना निफ्ट के जैसे मुश्किल होता था। सो जब बच्चे मेरे पास निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए आते थे और कहते थे, अगर हमें एडमिशन नहीं मिली तो हमारे को हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। And this is how I have worked all throughout. Whether to teach fashion, whether as a director of NIFT, or whether as dean of NIFT, एक है ability कि आपके पास ability है फैशन डिजाइनर बनने की। सिर्फ ड्राइंग करने से फैशन डिजाइनर नहीं बनते, आपकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, व्हाट इज अ फैशन डिजाइनर, पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट अ फैशन डिजाइनर डज। आपको मालूम है, मोस्ट ऑफ द आजकल जब शादी होती है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे हम शादियों पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे। फैशन डिज़ाइन फैकल्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है मैम? आपको मालूम क्या फर्क है एक आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर में? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। निफ्ट दिल्ली एज़ अ सेंटर मैनेज करना कितना चैलेंज है? जब हम निफ्ट की बात करते हैं और जब देयर इज़ अ इक्वेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सो तो मैं ये सच में जेनुइनली जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कितना हस्तक्षेप होता है इन वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री इन वर्किंग ऑफ द कॉलेज? मैं एक सवाल आप सबसे पूछती हूँ, जवाब मत देना, सोच लेना। आप सबकी वार्डरोब के अंदर अलमारियों में बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे ना जो आप कभी नहीं पहनते, उनको घुमा के पीछे रख देते हो, छुपा देते हो, इग्नोर करते हो। क्यों नहीं पहनते? खरीदे तो जरूर थे बहुत शौक से, लेकिन पहने नहीं। ये सवाल पूछना अपने आप से, क्यों नहीं पहनते। जब आप इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर सॉल्व हो जाती है। हम वो कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि तो हाय मैम, आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं सीधा इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। हमने आपके लिए बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख के रखा है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। सो फैशन एक ऐसा शब्द है जिस पर हर एक व्यक्ति को थोड़ा-थोड़ा अधिकार होता है। फैशन अब एक एक्सप्रेशन का पार्ट है। वो केवल बिल्कुल रोटी, कपड़ा और मकान और ज़रूरतों में से किसी एक में नहीं बल्कि बहुत आगे जा चुका है। तो लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र सड़क से भले ही कम है, मगर आज के हमारे गेस्ट ने बेहद बड़ा फ़ासला तय किया है। फ़ैशन महज़ इत्तेफ़ाक की तरह इनके जीवन में आया और आज हज़ारों बच्चों को फ़ैशन डिज़ाइन के लिए तैयार भी किया है और उनके सपनों को पूरा भी किया है। कई किताबें भी लिखी हैं और बहुतों को प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज शार्प पेंसिल के अनथिंकेबल पॉडकास्ट में हमारी बातचीत होगी डॉक्टर वंदना मैम से। वेलकम मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे बच्चों को एक चीज़ बता दूँ कि मैम ने हम सबको पढ़ाया है और हम बहुत इंटिमिडेटेड रहते थे। हमें बहुत डर लगता था मैम को कैंपस में देख के। लेकिन मैम का ऐसा ऑरा ही ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है। तो शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू निशांत टू गेट मी टू योर दिस थिंग। यस मैम। और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूं, पर बहुत सालों का इंग्लिश में पढ़ाने की आदत से ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं, नहीं, सॉरी। आप इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मिक्स करके रखोगे बहुत अच्छा है। आप जैसा बोलते हो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए। हम सब ने आपके काम से प्रेरणा ली है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि वो छोटी वंदना कैसी थी? आप लखनऊ में पली-बढ़ी, फिर आपका जो पूरा नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ करेक्ट करूंगी। हाँ, मैं सिर्फ पैदा लखनऊ में हुई थी, लेकिन मैं पली बड़ी सिर्फ दिल्ली में हूँ। ओके। मेरी मदर अपनी मदर के पास मेरी नानी के घर गई थी जब मेरा बर्थ होना था, तो मैं पैदा लखनऊ में हुई हूँ, हुँ, पर मैं पली बड़ी टोटली दिल्ली में हूँ। ओके। मैंने लेडी अर्विन स्कूल से पूरे अपनी 12वीं क्लास तक किया है। नर्सरी टू 12th में एक ही स्कूल में थी, और वो उस वक्त का सबसे बढ़िया गर्ल्स का स्कूल होता था, अच्छा। जिसमें एडमिशन मिलना निफ्ट के जैसे मुश्किल होता था। हुँ, उसके बाद मैंने मैथ्स इकोनॉमिक्स में LSR से अपना ग्रेजुएशन किया है।
लेडी श्याम कॉलेज से। हम्म। और किसी ने मेरी मम्मी को कहा कि टीचर बनना एक लड़की के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ओके। ये याद रखो, मैं 1983 की बात कर रही हूँ, जब आप में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। बहुत सारे क्या, शायद आपके कोई नहीं पैदा हुआ था हम में से तो। हाँ, तो आपके पेरेंट्स शायद उस जमाने में पैदा हुए होंगे, लेकिन उनमें से कोई नहीं। तो मैंने उस वक्त तय किया कि मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे स्कूल टीचर किसी हालत में नहीं बनना। ओके। तो मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि मुझे फैशन डिजाइन करना है। ओके। तो वो बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की मुझे कि नहीं नहीं, तुम कुछ और कर लो, यू आर वेरी गुड, मैथ्स में बहुत अच्छी हो। कंप्यूटर नया नया फील्ड आ रहा था, बिल्कुल नया फील्ड था 1983 में कंप्यूटर्स। करेक्ट करेक्ट। और मैं बिल्कुल बोलती नहीं होती थी, मैं बहुत चुप रहने वाली थी। कुछ फैमिली में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, मेरे छोटे ब्रदर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई व्हेन ही वाज ओनली 24 इयर्स ओल्ड। मेरे पेरेंट्स को बहुत बड़ा सदमा लगा और उस चक्कर में मुझे बोलना सीखना पड़ा। तो आपने जो वंदना देखी है इस कॉलेज में, वो वंदना रिफॉर्म्ड वंदना है, बिल्कुल चेंज हुई हुई। मैंने अपने पेरेंट्स को जिंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए बोलना सीखा, क्योंकि रोज कहाँ से आप बातें लेके आओगे घर में। मैं खुद भी 26 साल की थी जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई, और मैं 21 इयर्स की थी जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, एक्सपोर्ट हाउस में। एक्सपोर्ट हाउसेस में छुट्टियां नहीं होती थी, आप 30 दिन महीने में काम करते थे और आपकी ड्यूटी 9 बजे से 9 बजे तक होती थी। इसी के दौरान दिल्ली में राइट्स हुए 1984 में, और मेरे फादर बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि उनकी 21 साल की बेटी राइट्स के दिनों में भी काम पे जा रही है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का एक्सपोर्ट हाउस बंद हुआ था। माय गॉड। एंड मुझे जिस कॉलेज से, मैंने पॉलिटेक्निक से अपना कोर्स किया था, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करें। सो एंड ऑफ नवंबर 1984, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ लास्ट वीक ऑफ नवंबर था। उन्होंने मुझे कहा प्रोजेक्ट पे काम करने को, और मैंने वो काम करना शुरू किया। एंड दैट इज द हिस्ट्री। एंड कैसे मैंने वो प्रोजेक्ट पे काम करते करते पढ़ाना शुरू किया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। एंड फैशन जस्ट चोज मी, और आई चोज फैशन, आई डोंट नो। सो जब बच्चे मेरे पास निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए आते थे और कहते थे अगर हमें एडमिशन नहीं मिली तो हमारे को, हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। So I just wanted, I used to share this story with them, and I'm sharing with all of you because हमारी जिंदगी में जो होना है वो हमें भी नहीं पता। करेक्ट। और क्या होना है वो सिर्फ एक ऊपर वाले को पता है कि क्या होना है, हम में से किसी को नहीं पता। लवली। आपको लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा बनाने वाला है ना, उसने हमारे लिए रास्ता कुछ ना कुछ सोच के रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि खाली बैठ जाओ और बोलो कि यार मैम ने कहा था, सब ऊपर वाला करता है। That is destiny. Don't forget you also have a karma जो आपको करना है, and you have to put your 200% best for it. क्या बात। And life is really beautiful as you make it. आपके साथ मैंने वो अपनी जिंदगी के वो सच शेयर करे हैं शायद अभी, जो मैंने कभी किसी के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग में नहीं किए। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। I don't think so. Nishant also knew that I lost my younger brother when he was just 24, and it was a horrible changing movement of my life. Correct. But there was no way I could cry, because if I had started cry, my parents would have just withered away. So I had to save them. And I was your age. I was just 26 years old, maybe few years older to you, right? So this is how, and I don't know, I did not do it. I wouldn't say that I knew what I was doing.
I just did what I thought was right. And this is how I have worked all throughout. Whether to teach fashion, whether as a director of NIFT, or whether as dean of NIFT when COVID happened and we had to do everything online. I just played by my instinct because everyone wanted to sit at home and not study in those 2 years. But imagine if you had all sat at home and not studied for 2 years. You would have lost 2 years of your life. Imagine a whole generation would not have graduated and a whole generation would have sat at home and everyone would have a pressure after 3 years for the same jobs. करेक्ट, करेक्ट। सो ये तो बहुत टच हो गया मैं तो आपकी कहानी सुन के मैम और ये वाला साइड तो हमने वंदना का देखा ही नहीं था और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज आपने बताया। आई कैन सी अ वेरी लवली पिक्चर बिहाइंड सो यू आर अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ श्री रविशंकर आई गेस आपने फोटो भी I डाली। am a I'm a very small follower but a devotee of Gurudev, and now I'm a art of living teacher. Oh. And I became an art of living teacher. I never wanted to be one. Let me be very honest. I thought I've taught for 39 years. I've taught fashion. And I thought I've done my duty of teaching. Correct. But someone convinced me to become a teacher. And it's such a fulfilling thing, I can't tell you. Because art of living doesn't teach you to be a religious person or this thing. It just teaches you to be happy. It teaches you to love yourself. It teaches you to control your own mind, manage your own mind. So आप जब पहली बार रविशंकर से मिली, how was that feeling? I would be very honest that the first time I met him, I was prepared for nothing. I had no idea because the first time I met him was 2005. I did my basic course in 2003. 2005 when I met him, I thought, I believe in a guru? I don't believe in a guru. Whatever it is, ऐसे करके I went, and it was a very very simple feeling. He was sitting in a room in a very big house. He was sitting in a room which was so small that 5 people could not sit on a chair. So people just went and sat inside. I couldn't sit down because my knees were hurting. I had injured my left knee. I was on bed rest for 1.5 months. And I went by chance to that place and they said, okay, you want to meet Gurudev? Come. So हम चले गए. उनके कमरे में जब गए तो 2 लोग बैठे थे मेरे साथ, 2 मेरी फ्रेंड्स थी, दोनों नीचे बैठ गई और मुझे बहुत शर्म आई कि मैं नीचे नहीं बैठ पा रही क्योंकि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, पर मैं बैठ गई. उन्होंने सबसे बात की लेकिन मुझसे बात नहीं की. उन्होंने मेरे साथ जो एक और फ्रेंड गई थी उसको बोला, आर्ट ऑफ लिविंग की सिल्वर जुबली होनी थी 2006 में, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम आना इसको लेके दूसरी फ्रेंड को. तो मैंने मन में सोचा कि अरे मैंने तो कोर्स किया हुआ, मुझे नहीं कह रहे, उसको बुला रहे हैं. खैर उनके टेबल पे कुछ फल मिठाई पड़ी थी और जैसे हमारी एक ह्यूमन नेचर होती है कि कोई चीज देख के आपको अट्रैक्ट करती है, तो मुझे एक मिठाई अट्रैक्ट की. तो जब हम उठने लगे तो उन्होंने वो मिठाई सब मुझे मेरे हाथ में वही मिठाई दी जो मैं देख रही थी. लेकिन मजे की बात यह है, मिरेकल जो था, जब मैं खड़ी हुई तो मेरे घुटने में वो दर्द नहीं था जो मैं 1.5 महीने से सह रही थी. आई वॉज क्योर्ड कम्प्लीटली विदाउट माई आस्किंग फॉर इट. सो एक एक्साइटमेंट मेरे मन में बहुत हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई बिना उनसे मिले. सो दिस वॉज हाउ वाज माई फर्स्ट मीटिंग. और उसके बाद मैं बहुत साल उनसे नहीं मिली. जब भी मिली मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी, और लेकिन उनकी आंखों में इतना प्यार होता है आपके लिए कि आपको लगता है कि आप अपने घर आ गए, आप किसी अपने बहुत प्रिय से मिल रहे हैं और वो आपका नाम जाने या ना जाने आपको बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं. जैसे तुम कहते हो मुझसे डर लगता था, ऐसे उनसे डर नहीं लगता. ऐसे देख के उनसे
उनसे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है गुरुदेव के साथ। क्या बात है मैम, क्या बात है। मतलब मैं तो ऐसे मिराकुलस स्टोरी सुनने के लिए मैं एकदम पागल ही रहता हूँ। मेरी भी ऐसे माइथोलॉजी रिसर्च में है रुचि। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सो आते हैं फैशन के ऊपर। सो अगर हम फैशन की बात करते हैं मैम, तो फैशन को लेकर कई मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में। जैसे फैशन तो लड़कियों के लिए है, या फैशन बहुत डार्क इंडस्ट्री है, या ये पेरेंट्स की पहली चॉइस नहीं है। इसके वजह से कई बच्चों को निशांत, आज के दिन में, आज के टाइम पे तुम ये बात नहीं कह सकते कि पेरेंट्स को ये पता नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए एक बहुत वांटेड प्रोफेशन हो गया। करेक्ट। जब निफ्ट खुला था 1987 में, जी। तब बहुत सारे पेरेंट्स आते थे जिनको कुछ पता नहीं होता था, और बहुत सारे बच्चे तुम्हारी तरह की यंग जनरेशन अपने माँ बाप से झगड़ा करके आते थे कि हमें फैशन डिजाइन करना है। आई रिमेम्बर, एक मेरे स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट थे, एक ने MBBS खत्म किया था। she had done her internship also, and then she told her parents कि मैंने आपके कहने पे फैशन डिजाइन सॉरी मेडिसिन कर लिया, I become a MBBS doctor, now let me do fashion. The other person, her friend in the class, they are not a couple, they are good, very good friends. He had done his architecture for 4 years. He left his architecture and did the fashion program. And both of them, to prove their parents wrong, have set up a very, very successful business. I don't want to take their names here because I've not taken their permission. But both of them are very successful fashion designers. They regularly participate in FDCI. They themselves, when they talk about it, you might know. But one is a qualified MBBS doctor, the other one is a qualified architect. And both of them have done fashion after fighting or convincing their parents of other things. जब हम फर्स्ट डे अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन लेते हैं ना बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन जनरली टू ऑल ऑफ देम इज, आई होप यू डिडंट, आई हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स और कन्विंस देम टू लेट यू कम हियर। तो पिछले 10 साल तक तो बहुत सारे लोग आ जाते थे कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके आए हैं। लेकिन पिछले 10 साल के बाद ये नंबर्स बहुत कम होने शुरू हो गए। आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हाथ खड़ा किया। यू वांट टू लेट देम आस्क क्वेश्चन? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो आपके उस पे बता रहे हैं कि ये भी अभी झगड़ा कर रहे हैं घर में। अच्छा, ये अभी झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि मामा मुझे भी जाना है। हाँ। देखो, एक बात ये बता दूं, आपको फैशन बहुत ग्लैमरस लगता होगा, फैशन ग्लैमरस नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग फील्ड। और अगर कोई आपको ये कहता है कि बिकॉज तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो तुम फैशन अच्छा कर लोगे, अगर आप पढ़ने में इसलिए अच्छे नहीं हो क्योंकि आप रट्टा मार के 100 में से 90 नंबर नहीं ला सकते, तो हाँ, आप बहुत अच्छा करोगे फैशन में। अगर रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए, बिकॉज यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। करेक्ट। आप सीधी चाल नहीं चलते, आपको आइडियाज नए तरीके के लेने होते हैं और आपको नए तरीके से सोचना पड़ता है, इसीलिए वो अच्छा चलता है। सो अगर आप फैशन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। एक है एबिलिटी, कि आपके पास एबिलिटी है फैशन डिजाइनर बनने की। सिर्फ ड्राइंग करने से फैशन डिजाइनर नहीं बनते, आपकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, व्हाट इज अ फैशन डिजाइनर? पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट अ फैशन डिजाइनर डज। एनीवन कैन टेक अ फैब्रिक, गो टू अ टेलर, एक चीज यहाँ से उठाई, एक वहां से उठाई और उसको बना के सोचा ये फैशन का एक डिजाइन नया बना दिया। वो फैशन नहीं होता। फैशन वो होता है जहां पे आप एक अपने क्लाइंट की, आपका जो पहनने वाले कपड़े पहनने वाला है वो क्लाइंट है ना आपका, वो अपने पैसे खर्च करके आपसे चीज खरीदेगा और बहुत खुशी से पहनेगा। मैं एक सवाल आप सबसे पूछती हूँ, जवाब मत देना, सोच लेना। आप सबकी वार्डरोब के अंदर, अलमारियों में बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे ना जो आप कभी नहीं पहनते, उनको घुमा के पीछे रख देते हो, छुपा देते हो, इग्नोर करते हो। क्यों नहीं पहनते? खरीदे तो जरूर थे।
बहुत शौक से, लेकिन पहने नहीं। ये सवाल पूछना अपने आप से, क्यों नहीं पहनते। जब आप इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर सॉल्व हो जाती है। हम वो कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो हम पे अच्छे नहीं लगते, वो कपड़े पहन के हमें फिटिंग अच्छी नहीं आती, वो कपड़े पहन के हमें किसी ने कहा कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि हम कपड़े कहते तो हैं हम अपने लिए पहनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज वी वांट टू लुक नाइस। कोई इसलिए भी कपड़े पहनता है कि वो अच्छा ना लगे। ठीक है। और डिजाइनर का काम क्या होता है? जो क्लाइंट आपके कपड़े खरीदेगा, वो जो चाहता है, जो उसको भी नहीं पता वो क्या चाहता है। आपको मालूम है मोस्ट ऑफ द, आजकल जब शादी होती है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे हम शादियों पे खर्च करते हैं कपड़ों पे। करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, अरे चांदनी चौक चलते हैं, वहां XYZ डिजाइनर के लहंगे की कॉपी मिल जाएगी। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। उस XYZ डिजाइनर ने क्या किया है, उसने एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट की है अपनी, कि मैं, आप सब वो पहनना चाहते हो, आप सब वो खरीदना चाहते हो, लहंगा नहीं पहनना चाहते हो, बट यू वांट समवन टू वेयर इट। एंड इट इज नॉट ओनली गर्ल्स, लहंगा मैंने कह दिया, बट इट कैन बी मेन आल्सो हु वांट दिस थिंग, शेरवानी। शेरवानी और अंगरखा और a suit made by that designer. And fashion is not, as Nishant ne bola, fashion is not limited to kapde. It is also on accessories, it is also on other things. But the fashion also governs what we eat, करेक्ट। what music we listen to, हम कौन सी मूवी देखने जाते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं। It is fashionable to be fit, it is fashionable to be concerned about environment. इससे मुझे एक सवाल आ रहा है, जी। दैट आपने कौन सी फिल्म देखी अभी लास्ट में? मैं तो देखती नहीं फिल्म, गलत धंधे सिर्फ सवाल पूछ रहा है फिर। क्यों फिल्म, आप क्यों नहीं देखते इतनी फिल्म? क्योंकि मुझे आजकल फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। मुझे फिल्म अब अच्छी लगती है, देखो मेरी जिंदगी में ना इतना कुछ बीत रहा होता है कि आई वांट टू सी अ मूवी विच इज लाइट, विच इज इंटरेस्टिंग एंड डजंट गिव मी टेंशन। सो आजकल ऐसी मूवीज बनती नहीं है, इसलिए नहीं आप देखती। आप पुरानी कोई फिल्म बता दो जो आपको अच्छी लगी थी। तुम पूछ लो ना कोई भी ऐसी फिल्म जो पॉपुलर थी, मुझे याद भी नहीं है मूवीज, सॉरी। आनंद, आनंद देखी आपने? हाँ बिल्कुल देखी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी थी उस जमाने में, तब मैं बहुत रो सकती थी, अब नहीं रो सकती। डीप हो गया ये तो मैम, बहुत। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चों, आनंद देखिएगा, आप लोगों को नहीं पता है, राजेश खन्ना थे फ़िल्म में और बहुत अच्छी फ़िल्म थी वो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैशन डिज़ाइन फैकल्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है मैम? फैशन डिजाइन फैकल्टी की सबसे बड़ी चुनौती कहाँ पे, क्लासरूम में या क्लासरूम। वैसे? क्लासरूम में वैसे भी। देखो वैसे भी आपके पास जो फैशन डिजाइन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको लोग मिसगाइड करते हैं कि टू बी हैपनिंग, टू बी रियली देयर, टू बी इन, आई एम यूजिंग द वर्ड्स वो बच्चे जो यूज करते हैं, मैं सिर्फ वो वर्ड्स यूज कर रही हूँ। You need to be smoking, you need to be doing drugs, करेक्ट। you need to be abusing the substance. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ये चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि there is no fact in this matter. आप अगर ड्रग्स में चले गए, आप अगर सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। करेक्ट। एंड अ फैशन डिजाइनर और एक आर्टिस्ट में आपको मालूम क्या फर्क है, एक आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर में? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, निशांत जवाब दोगे? नहीं मैम, मेरी क्लास, आप मतलब आप ही जवाब दो तो अच्छा है। ओके, फैशन डिजाइनर जो होता है, he makes or she makes money while he is alive. Artist always makes money after he is dead. करेक्ट। Right? बहुत सुंदर Number जवाब। two, number two, आर्टिस्ट अपने लिए बनाता है, इसलिए उसको कोई नहीं खरीदता क्योंकि वो अपने लिए बनाता है।
फैशन डिजाइनर क्लाइंट के लिए बनाता है। मैंने कहा ना, आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है तभी कोई पैसे खर्चेगा। करेक्ट। आपके पास 2,000 रुपए हैं और आपको एक ड्रेस खरीदनी है अपने लिए, क्या, कहाँ, कैसे खरीदोगे? खरीदने तो आपको बहुत कुछ था, लेकिन आप बेस्ट जगह जाओगे ना, जो आपको बेस्ट 2,000 रुपए में आपकी चॉइस की मिल जाएगी। करेक्ट। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। हमारे पॉकेट्स ऐसे डीप नहीं है जहाँ पे पैसे निकलते आ रहे हैं। सबके पास तो नहीं होते ना, कुछ लोग लकी होते हैं जिनके पास होते हैं। बट हमारा जो क्लाइंट होता है ना क्लास में, हाँ ये चैलेंज तुम बोलते हो, जब हम क्लास में स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना एक क्लाइंट के लिए डिजाइन करो, तो उसका जो क्लाइंट होता है ना वो यंग एंड हैपनिंग होता है, 18 से 30 साल का होता है, एंड इज रिच एंड गुड टेस्ट। ऐसा क्लाइंट होता नहीं है। 18 से 30 साल के लोग जो होते हैं वो अपने करियर में सेटल हो रहे होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उनके पास बेस्ट फिगर नहीं होता। आपकी मॉडल तो बिल्कुल परफेक्ट रैंप वॉक वाली मॉडल होती है। आपके कपड़े जो डिजाइनर्स दिखाते हैं वो तो रैंप वॉक वाले पे होते हैं। पैसा किनके पास होता है? जो मिडिल एज आंटीज हैं। Yes. most of them are now becoming aware of good health, fitness, so वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ऐसे नहीं होते। और सबका टेस्ट अच्छा हो, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्योंकि टेस्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। एक जने को फूल पसंद आ सकते हैं, दूसरे को वो फूल बहुत ही चीप लगते हैं। किसी को ये कलर बहुत अच्छा लगता है और किसी को वो लगता है। तो जो दूसरा चैलेंज क्लास में होता है, एक तो क्लाइंट होता है और दूसरा चैलेंज होता है निफ्ट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स हर बैकग्राउंड के आते हैं, और हर किसी भी कॉलेज में हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, और उनके एस्थेटिक्स आर नॉट एनीथिंग व्हिच इज राइट और रॉन्ग। एस्थेटिक्स आर बेसिकली something which is a good design or a bad design. Correct. So teaching someone that this is a good design and this is not a good design is another challenge which a teacher faces. इसी पे मैं एक और फॉलो अप क्वेश्चन पूछता हूँ दैट हम अगर क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं तो वी जनरली सी पीपल सेइंग दैट कि आर्टिस्ट तो मूडी होते हैं, जब मन करे तब काम करते हैं। आई पर्सनली थिंक कि डिसिप्लिन विथ क्रिएटिविटी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, इट्स अनबीटेबल। आप इसको कैसे देखती हैं? 200% निशांत, अगर डिजाइनर मूडी रहेगा और डिजाइन नहीं करेगा तो सीजन तो बीत जाएगा। ठीक बात है। आपके डेडलाइंस तो फैशन इंडस्ट्री में दे आर एज अर्ली एज येस्टरडे। आपको ब्रीफ आज दिया जा रहा है लेकिन आपके डेडलाइन कल थे। फैशन इंडस्ट्री ग्लैमरस दूर से लगती है, काम बहुत करना पड़ता है। करेक्ट। एक मेरा स्टूडेंट एक्चुअली मेरे ख्याल सीतापुर लखनऊ से आया था, लखनऊ से है। आपने सबने अयोध्या का राम मंदिर तो देखा एटलीस्ट ऑनलाइन फोटोज में, ये वो। हाँ बिल्कुल। उसके जो कपड़े रोज बनते हैं, नए कपड़े जो बनते हैं वो डिजाइनर बनाता है, मनीष। वही मेरा स्टूडेंट मनीष। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी पर चलो तुमने ले लिया। तो जब मनीष अपने घर पहली बार छुट्टियों में गया तो उसकी मम्मी, वो 2 भाई हैं, उनकी बहन नहीं है, तो उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो घर जाके बोला कि मुझे तो आप निटिंग सिखा दो क्योंकि मुझे निटिंग करके अपना असाइनमेंट पूरा करना है। तो उसकी मम्मी ने कहा हमने इसको इतने महंगे कॉलेज में भेजा दिल्ली में, अब ये घर आके बोल रहा है निटिंग सिखा दो। तो लेकिन आज उसकी मम्मी बहुत उसके ऊपर गर्व महसूस करती हैं कि बहुत प्राउड है कि वो राम मंदिर के लिए रोज नए कपड़े बनाता है। चलिए, तो आपकी सबसे पहले किताब के बारे में आप मुझे बताइए। मुझे अपनी सबसे पहली वाली किताब तो याद नहीं है, पर हाँ एक और इंसिडेंट बताती हूँ। किताब कहाँ लिखी थी वो बाद में बताती हूँ। हमारे फैशन डिजाइन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो आप ड्रेस फॉर्म के लिए पैटर्न से बना के, फ्लैट पैटर्न से बना के बेसिक गारमेंट बनाते हैं।
तो मैं बैंगलोर में 97 की बात है, मैं बैंगलोर निफ्ट एस्टैब्लिश कर रही थी और वहां पे एक वर्कशॉप ले रही थी और वहां पे मेरे पास इकलौता एक ड्रेस फॉर्म था। ड्रेस फॉर्म वो होता है जिसमें क्लास के अंदर, अब सॉरी घर पे मेरे पास ड्रेस फॉर्म नहीं है, क्लास के अंदर आप बना के उनके ऊपर कपड़े ट्राई करते हैं, लोगों पे ट्राई नहीं करते, ड्रेस फॉर्म पे करते हैं। उसको मैनिक्विन नहीं कहते, उसको ड्रेस फॉर्म ही कहते हैं। मैनिक्विन हार्ड होता है, ड्रेस फॉर्म थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सिर्फ पिन हो जाता है। कभी अपने उसमें एक ड्रेस फॉर्म की फोटो दिखा दीजिएगा निशांत इन लोगों को। मैं पॉडकास्ट में डाल दूंगा अभी यहाँ पर ऐसे हाँ, करके। हाँ ठीक है। सो ड्रेस फॉर्म पे बना रहे थे और कोई चीज फिट नहीं आ रही थी, तो इट वाज इन बैंगलोर, इट वाज अ शॉर्ट प्रोग्राम और उसमें से भी एक डिजाइनर बहुत अच्छी निकल के आई है जो बैंगलोर में बहुत अच्छा काम कर रही है, दीपिका गोविंद। तो उनकी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपना मेथड पढ़ाने का चेंज किया और उनको एक नए तरीके से वो पैटर्न बनाने को दिया। मेरी क्लास में 30 लोगों ने, 30 लोग थे पूरे, 30 लोगों ने वो पैटर्न बनाया, वो परफेक्टली फिट आ गया और वो मेरी किताब का, मेरी फर्स्ट किताब का बेस बना वो पैटर्न। क्योंकि किसी भी ड्रेस फॉर्म को, मतलब एक फॉर्मूला सेट करना था जो हमारे यहाँ किसी तरह से नहीं था। उसका रीजन था कि हम लोग इवन निफ्ट के अंदर इंडिया में कोई पैटर्न मेकिंग की बुक्स नहीं थी उस वक्त तक। सो हम या तो अमेरिकन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते थे या ब्रिटिश ऑथर्स की पढ़ते थे। करेक्ट। और अमेरिकन ऑथर्स के जो बुक्स हैं जैसे कि हेलेन आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह, उनका जो बेसिक बॉडिस का मेथड था उससे ड्रेस फॉर्म पे बॉडिस ही नहीं बनता था। ब्रिटिश बुक्स के हिसाब से जो बनता था वो हमारे ड्रेस फॉर्म पे फिट नहीं आता था, क्योंकि निफ्ट के अंदर हमारे अमेरिकन ड्रेस फॉर्म्स का कॉपी था, वुल्फ का कॉपी था। तो उन दोनों को अमेलगमेट करना और पढ़ाना एक चैलेंज था जो मैंने उस दिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते किया। और मेरी फर्स्ट किताब विच इज आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट हाँ सीबीएसई की बुक, फैशन स्टडीज की बुक के अंदर है, निफ्ट की क्लास नोट्स के अंदर है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट करा के लेके चलूंगा। निफ्ट की ही बात हो रही, तो एक लिंक यहाँ पे बनता है, उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, एक प्लेग्राउंड मिलेगा। दैट निफ्ट दिल्ली एज अ सेंटर मैनेज करना कितना चैलेंज? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे सीनियर फैकल्टी थी मेरे पास, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, सबसे ज्यादा नॉटी स्टूडेंट्स थे, बिकॉज वो सब वो अपने मेरिट लिस्ट में टॉप पे आते हैं और वो निफ्ट आते हैं, तो दे नो दे हैव अराइव्ड, बट एक्चुअली अराइव नहीं होते। वो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट स्टेप होता है टू गेट इनटू इट। यस। थर्ड चैलेंज इज दैट हेडक्वार्टर्स इज ऑन योर हेड, सो यू डू नॉट हैव फ्रीडम टू मैनेज थिंग्स। आपकी शिकायत लेके स्टूडेंट्स कभी भी ऊपर जा सकते हैं, मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री इज लाइक 10 किलोमीटर्स अवे। करेक्ट। और कुछ भी हो सकता है, बट आई वुड से विद गॉड्स ग्रेस I never had to face any such problems. हाँ, challenging ये था कि I had a girls hostel without a hostel warden, because वहाँ कोई warden टिक नहीं रही थी. So if a girl fell ill at midnight, I was the only one there. If someone went and had a she had overdone something and she went and fell ill in a hostel at 2 o'clock at night, so 2 बजे भी रात को जाके मुझे उसको रेस्क्यू करके लाना, तो ये सब challenges थे as a director. Oh my God, ये तो अब सुन के मुझे लग रहा है और भी चैलेंजिंग है मैम, ये सब तो हम जानते ही नहीं थे। खैर, हाँ, ये सब आप लोगों के जानने की बात नहीं थी, but हाँ, I had a very good relation with my student team.
when I start, मैंने जब एज अ डायरेक्टर टेक ओवर किया था निफ्ट दिल्ली को, तो दिल्ली का रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग हैज बीन नंबर 1 ऑल थ्रू आउट, वो तो कोई बात ही नहीं है ऑन एवरी दिस थिंग, बट we started with 47, and when I quit as a director, the global ranking of NIFT was 9. So in top 10 universities, top 10 fashion institutes, NIFT Delhi आ गया था. क्या बात है मैम, ऐसी लेजेंड थोड़ी बोलते हैं हम आपको। ये तो आपका मैम, ये मैम का ऐसा ऑरा है, ऐसा ऐसी पर्सनैलिटी है कि खींच के ऊपर लेके आ सकती हैं। अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज जो मैंने अपने आप को लिया है, we have opened a new institute called Sri Sri Institute of Fashion Studies. Okay. In Bangalore. Sri Sri is my guru. An Institute of Fashion Studies, which is an amalgamation of traditional Indian textiles with giving very, very important to our traditional stuff with global edge technology, not compromising on the technology from the world, not compromising, but working out with sustainable fashion. This is the main theme of the new institute, which is starting from 1st August this year. Because it's the first year, the admission is little easy because it's just an interview, no entrance exam, because we are just starting it. And it will be, this is my biggest challenge which I've taken for myself, and it will be one of the best institutes of its kind, not only in the country. डेफिनेटली मैम, आपके सानिध्य में बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा ही पढ़, और उसके अंदर सारी फैकल्टी जो है, सारी की सारी फैकल्टी आर आइदर NIFT Delhi or IIM. For master's program, we have got IIM faculty, and for bachelor's program, we have got all NIFT design. Lovely. And ma'am, degree and affiliation? It will be through the Bangalore University. Very nice, very nice. So I know degrees, but by the way, when NIFT started, for first 20 years, we did not have a degree. We started in 1987. The degree program was, the first degree program is 2007. So for first 20 years, NIFT did not have a degree. India में उसकी value कोई करे या ना करे, internationally, our diploma was credited equal to a degree. I still say R because I have given 29 years of my, not 29, 30 years of my life to NIFT. So I still own the part of it. My God, ma'am. इससे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा दैट जब हम निफ्ट की बात करते हैं और जब देयर इज अ इक्वेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सो तो मैं ये सच में जनरली जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कितना हस्तक्षेप होता है इन वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री, इन वर्किंग ऑफ द कॉलेज? Nothing, not academically, zero. Academically, they have no stake or anything. Now they do not even support us with money, so उनका वो भी stake नहीं होता. But initial सारा का सारा जो capital expenditure था, buildings, furniture, equipment, was by Ministry of Textile, because पूरे country में NIFT से better fashion की library कहीं नहीं है. Correct. The equipment which we have, the machinery which we have, the dress forms which we have, were the best. हमारे initial dress forms अमेरिका से आए थे. ये भी बाद में हमने with other vendors we have developed dress forms in India, but otherwise हमारे even जो dress forms थे, हमारे tools थे, आपको जान के हैरानी होगी निशान कि हमारे इंडिया में तब proper tools भी नहीं होते थे, grading rulers नहीं थे. ये सब हमने vendors के साथ बैठ के develop कराए हैं, जो आज बहुत आराम से आप लोगों को मिल जाते हैं.
वो उसको फ्रेंच कर्व ही कहते हैं क्योंकि वो अमेरिका से आया था, उसको फ्रेंच कर्व कहते हैं, तो हम भी फ्रेंच कर्व कहते हैं, तो इट्स आर्म होल कर्व। और मैं अकेले नहीं थी, मेरी टीम बहुत अच्छी थी निफ्ट दिल्ली कैंपस में और फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में भी। हम 4 जने थे who were 4 specialists of our own field, and when we all 4 work together, it's like a cart being pulled by 4 wheels. proper wheels, so Correct. it will run fastest. So that was how the institute was. So अब थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक एक सवाल पूछता हूँ आपसे, दिल्ली में आपका फेवरेट हैंग आउट प्लेस कौन सा? दिल्ली में मेरे हैंग आउट प्लेसेस बहुत सारे हैं। बता दो। जब मैं कॉफी पीती थी तो बरिस्ता यूज्ड टू बी माय फेवरेट प्लेस। अब मैं कॉफी नहीं पीती, छोड़ दी। अब मेरा हैंग आउट प्लेस होता है, इफ आई वांट टू हैव साउथ इंडियन फूड देन इट्स कर्नाटक कैफे। इफ आई वांट टू हैव कर्नाटक विद सी, आई एम अ वेजिटेरियन, सो मेरे बेसिकली वेजिटेरियन प्लेसेस फेवरेट प्लेसेस हैं। इफ आई वांट टू हैव पंजाबी खाना देन आई गो टू पंजाबी बाय नेचर। इफ आई वांट टू हैव डिफरेंट फूड देन आई गो टू बर्मा। If I want to have Mediterranean food, then I prefer going to the India Habitat Center and enjoy. So ऐसे करके बहुत सारे हैं। और अगर सिर्फ जाके chill out करना है, बैठ के hang out करना है and not really go for food and all, then I like going to the Machan also. ताज का जो मचान कॉफी शॉप है। हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट्स थे तो नरुलास यूज्ड टू बी द बेस्ट प्लेस। सो अभी भी जब कभी बहुत आइसक्रीम खाने का हो कि ऐसे करके आइसक्रीम खानी है, देन आई स्टिल वांट टू गो टू नरुलास एंड हैव इट, तो वो भी करती हूँ। सो वाह, आपने तो पूरा दिल्ली दिखा दिया मुझे। अब आप मुझे ये बताओ दैट वंदना मैम कब स्ट्रेस्ड होती हैं, किन किन परिस्थितियों में? आर्ट ऑफ लिविंग के इतने सालों के बाद मुझे स्ट्रेस बहुत चीज़ें कम करती है, बट अगर कोई जैसे मैंने बताया एक स्टूडेंट रात को 2 बजे बीमार हो गई और मुझे पता चला कि वो कॉलेज ऑफ आर्ट के नॉट कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, क्या है उसका नाम पूरा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, नहीं एसपीए, सॉरी एसपीए में, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के हॉस्टल में बीमार है। सो रात को 1:45 बजे मुझे एक्चुअली 2-3 मिनट लगे टू कॉम्प्रीहेंड के हम, और वो नई नई स्टूडेंट थी, इट हैड बीन जस्ट अ वीक सिंस द कॉलेज ओपन। वो मैं स्ट्रेस हुई थी। कोविड में किसी बच्चे को या किसी के बच्चे के, आई थिंक वी हैड अबाउट 4 स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड, सो डेफिनेटली आई स्ट्रेस्ड देन because you are helpless, you can't do anything. We lost 2 students to illness also during COVID time, so that was really stressing for me. But generally art of living has taught me not to, I can relieve my stress myself. I sit and meditate, so I'm much better. Definitely. So जब हम एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों का चुनाव करते हैं तो बच्चे में किस किस्म की कॉम्पिटेंसी आपके हिसाब से देखी जाती है अमूमन किसी भी कॉलेज में या निफ्ट में भी? और हाँ पूछो फिर बताती हूँ। और उनमें कौन सी चीज होनी चाहिए? लेट्स से अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि मुझ में क्या काबिलियत होनी चाहिए। देखो निफ्ट के अंदर जब हम एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं तो उसके अंदर आपसे 3 चीजों के बारे में होता है। एक आपका जनरल एबिलिटी है। करेक्ट। जनरल एबिलिटी इज लैंग्वेज, मैथ्स, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। वो एक तरह का आपका बेसिक आईक्यू लेवल टेस्ट करता है। वो एक टेम्पलेट है। हाँ टेम्पलेट है। नंबर 2 है आपका ड्राइंग एबिलिटी, करेक्ट, जिसको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में they are not looking for perfect figures, they are not looking for human figures, they are not looking for आपके perfectionist, because आपको ड्राइंग पूरे 4 साल पढ़ाई जाएगी निफ्ट में। ठीक है, राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू द 4th ईयर आप ड्राइंग का कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। करेक्ट। आपसे देखा जा रहा है कि आपके पास एबिलिटी है। देखिए ड्राइंग एक हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हमें
गॉड्स गिफ्ट होती है, हम उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल से नहीं बना सकते। इसलिए फैशन के लिए, किसी भी फील्ड ऑफ डिजाइन के किसी भी फील्ड के लिए, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ डिजाइनर। यू स्केच आउट थिंग्स एंड गिव इट। सो थोड़ी सी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी एबिलिटी के साथ आपको जो डेवलप करना है वो करना है प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन। सो अगर आप एक चेयर ले लेते हैं और उसका पर्सपेक्टिव बनाते हैं, उसको परफेक्ट बनाने की, उसका प्रोपोर्शन, उसका स्केल आपका सही है या नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, लाइक आपके सपोज अपने कमरे में देखो क्या चीज ऐसी है आपने एक बार देखा और बंद कर दिया और आपको बोला जाए कि आप बताएं, तो आप कितनी चीजें रिकॉल कर सकते हैं, वो होती है सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो होनी बहुत जरूरी है। करेक्ट। तीसरा आपका कलर मीडियम, नॉट वाटर कलर्स, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में वाटर कलर नहीं लिए जाएंगे, करेक्ट, उसमें लिया जाएगा ड्राई कलर मीडियम। तो ड्राई कलर में पेंसिल कलर्स आर द बेस्ट वे टू डू थिंग्स, सो प्रैक्टिस विद पेंसिल कलर्स। और अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो देखो व्हाट इज अ गुड डिजाइन, व्हाट इज अ बैड डिजाइन। उसका बहुत सिंपल तरीका होता है, आप एक पिक्चर देखो और देखो मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है और उसके अंदर क्या कलर्स जा रहे हैं। करेक्ट। और तीसरा आपका डेक्सटेरिटी ऑफ योर फिंगर्स। आपका जो लास्ट एग्जाम होता है उसको कहते हैं सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट। किसी कॉलेज में उसको सिचुएशन टेस्ट कहते हैं, किसी कॉलेज में उसे स्टूडियो टेस्ट कहते हैं। करेक्ट। आपको कुछ फ्लैट मटेरियल लाइक पेपर्स, कुछ लीनियर मटेरियल्स लाइक तार, रॉड्स, धागा, सूतली मिल जाता है, कुछ बॉल्स मिलते हैं which can be paper balls, which can be woolen balls, which can be anything else, and you may get plasticine, you may get some clay, and you might get jhadu ke tile, you might get straws, you might get matchsticks, which is a linear material. So you get that and you get limited amount and you create a 3-dimensional model. This is the practice which you need to do. Correct. Instead of getting unlimited things and trying to get someone to say, oh, it's very good, what you need someone to say is what is wrong with it. And the best person to say what is wrong with it is you yourself. अगर आपको कोई बाहर वाला क्रिटिसाइज करेगा तो आपको बुरा लगता है। सही बात है। Isn't it? सही बात। मैं अगर कहूँ कि रौनक ने जो कपड़े पहने मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ रौनक का फेस नजर आ रहा है, इसलिए मैं रौनक कह रही हूँ। तो रौनक इस और निकुंज जिनका सिर्फ ऊपर से फेस नजर आ रहा है, कपड़े अच्छे नहीं है, ठीक है? तो रौनक एंड निकुंज विल नॉट फील नाइस। करेक्ट। बट इफ आई से but if Ronak and Nikunj can see themselves and say कि I'm not wearing right, or I'm not looking nice because I'm not smiling. आपको पता है आपकी फेस के ब्यूटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है जब आप स्माइल करते हो, लेकिन अगर ऐसे करके बैठो और तो कैसे लगेगा? डरावना ही लगेगा ना। So who is the best critique for yourself? You yourself are. बट उसके लिए एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है और उसकी एक एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा करवाती हूँ, स्पेशली व्हेन आई टेल देम टू राइट देयर लाइफ स्टोरी, इज दैट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आइडेंटिफाई 5 strengths which you have and 5 things which you need to change in yourself. Correct. जब आप ये करना सीख लोगे तो अपने आप को क्रिटिक करना बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है मैम। सो मैं आपसे अब एक बड़ा अहम सवाल पूछता हूँ जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से है और बहुत लोगों के दिमाग में है, और ये मैं समझता हूँ कि आप बहुत सही से जवाब दोगे इस चीज़ का, कि आपने पूरे जनरेशंस को बदलते देखा है विथ न्यू बैचेस कमिंग अप एंड पुरानों वालों को भी देखा है, तो आपको नए बैचेस में और नए जनरेशन में क्या मेजर फ़र्क दिखता है? अपब्रिंगिंग का फर्क है। आज की जो जनरेशन है
जिसमें हमारे मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बेटी भी आपके से थोड़ी बड़ी है। हमारे पेरेंट्स ने जब हमें बड़ा किया था तो हमने नो सुनना बहुत सीखा था। आजकल के पेरेंट्स नो नहीं कहते, करेक्ट। तो आपको नो सुनने की आदत नहीं रह गई आज की जनरेशन को। और नंबर 2, उनको लगता है जो कुछ इंटरनेट पे है ना, गूगल बाबा जो बताता है वो सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। पेरेंट्स भी गलत बोलते हैं, टीचर्स भी गलत बोलते हैं। हाँ, मतलब हमें डिबेट करते-करते कोई बात होती है ना, चलो मैं तुमको गूगल पे दिखाता हूँ, ये देखो सच है। और ऐसे हम सर्च करके दिखा देते हैं या कोई आर्टिकल दिखा देते हैं और हम अपनी दलीलों को जीतने के लिए गूगल का इस्तेमाल करने लगे हैं आज के डेट में। दलीलों को जीतने के लिए नहीं, गूगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, आपको खैर आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग तो उस जनरेशन के हो जहाँ गूगल सब कुछ बताता है, उसको हम कहते ही गूगल है जबकि वो एक सर्च इंजन है। हम लोग जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी और कहीं नई जगह जाती थी, आई यूज टू हैव अ सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि मैं यहाँ जा रही हूँ क्योंकि वापस आना है तो मुझे ये सब पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रही हूँ। आज आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहना है, I'll put the map, गूगल मैप। I'll put the destination and I'll reach। ठीक है, लेकिन आपकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती जा रही है उसके करके। हम लोग मजाक उड़ाते थे अमेरिकन का जब हम छोटे थे। अगर किसी को अमेरिका में आप $1 दो, उस जमाने में $1 में बहुत कुछ आता था, और आपकी चीज आई है 89 सेंट्स की, मेरे जैसा जो जना है वो बात करते करते उसका जवाब सोच लेता है कि उसको कितने पैसे आपको देने। वहां पे जो क्लर्क होता था वो 99 सेंट्स की भी चीज होती थी तो उसको माइनस करके 1 सेंट आपको वापस करता था। उसका उतनी पावर नहीं है क्योंकि उसका माइंड सब कुछ कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटर करता है। आपके साथ भी होता होगा, जब आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो आपको आदत है कि कंप्यूटर बता देता है या चेंज कर देता है आपकी करेक्शन। फोन में, स्मार्टफोन में करेक्ट, करेक्ट। आप जब टाइप कर रहे हो तो आपको स्पेलिंग्स याद करने की मुश्किल लगती होगी स्कूल में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड है कि सब है तो फ़ोन में तो है ही, याद करने की क्या ज़रूरत है। और सो आपको कितने लोगों के अच्छा चलो अपने लिए सवाल पूछो, आपको कितने लोगों के मोबाइल नंबर याद है? बिल्कुल नहीं, 1-2 ही याद होंगे, मुश्किल से वो भी। ठीक है, एक जमाना था जब ये मोबाइल नहीं होते थे, आपके पास फोन बुक नहीं होती थी, आप हाथ से लिखते थे, तो आप जहां जाते थे आपके नंबर्स। मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, शी इज आल्सो a faculty at NIFT. She got somewhere and she left her phone somewhere, or her phone discharged or something, and she had to look for uh, she wanted to call her husband to send the car. You won't believe she only remembered my number, and that is how I know, because she said मुझे तेरे अलावा किसी और का मोबाइल नंबर याद नहीं है. So because I've never changed my mobile number since I have it, I'm a very person who sticks to the अपनी आदत से मजबूरी. So उसने मुझे फोन किया, मैंने उसके हस्बैंड को बताया कि वो यहाँ खड़ी है और उसके पास गाड़ी नहीं है. And she was stuck on a road and she only knew my number. Imagine, अगर आपके पास फोन नहीं है, फोन आपका डिस्चार्ज हो गया, मिसप्लेस हो गया और आपको कहीं जाना है, तो आप उस फोन पे इतना डिपेंडेंट है कि आपको किसी का नंबर भी याद नहीं रहता. अब तो ऐसे दोस्त भी नहीं मिलते मैम जो नंबर याद रखें आपके, उसको तो खुद का ही नंबर याद नहीं है, वो आपका क्या याद रखेंगे। बिल्कुल. सो ये एक अलग प्रॉब्लम है। चलो, तो मैं अब थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड पूछता हूँ, चूंकि आप इतना काम कर रहे हो। तो फैशन का फ्यूचर क्या है अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करें? देखिए, फैशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, जिसे तुमने ये शुरू किया था टॉपिक, पूरा करके पहली चीज जिसके ऊपर खर्चा करता है वो है फैशन. करेक्ट. अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद अपने को खुश करने के लिए हम फैशन पे स्पेंड करते हैं, और फैशन कहीं नहीं जा रहा. लेकिन हाँ, जो बदलेगा फैशन में वो है, फैशन विल बिकम रिस्पॉन्सिबल, फैशन विल बिकम sustainable, fashion will become circular, and very shortly you will not see
बिकॉज आज की जो जनरेशन है, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जनरेशन, ये जो सब पीछे बैठे हुए आपके बच्चे हैं, they are very conscious about environment. They are very conscious about what is right and what is wrong. करेक्ट। जो थोड़े साल पहले की जनरेशन के पास वो सोचते थे अरे यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, आज की जनरेशन ने अगर फैसला कर लिया कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट जो सस्ता है क्योंकि वो चाइनीज है, वो नहीं खरीदेंगे। करेक्ट करेक्ट। We used to see this from Japan. You know, Japanese never buy an American product. I went to Vietnam very recently. I never saw a single American product selling in Vietnam. Single. Because they do not. So ये generation जो आपकी है उस हिसाब से ये बहुत responsible है और आगे की generation इससे भी ज़्यादा होगी। So sustainable fashion is the future. Fashion will become a lot of waste out of fashion will go away, and fashion will become more responsive and more distinct to our environmental needs. There was a time when people in India never wanted to wear saris. You know, a social media campaign happened. Okay. You wear a sari and put a picture. याद है निशांत? about 5-7 साल पहले आया था। Yes ma'am, आया था। And people have started wearing saris. Correct. So the young generation is very responsible, and I hope I'm right, and yes ma'am, we definitely take it forward. Definitely. सो बच्चों, मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वंदना मैम ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक बेहद ज़रूरी प्रोजेक्ट के ऊपर वंदना मैम ने काम किया था और जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में है वो है इंडिया साइज। और मैं चाहता हूँ कि मैम इसके ऊपर बात करें क्योंकि ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग है क्योंकि जैसे मैंने बोला, इंडिया के पास अपने स्केल्स वगैरह नहीं थे, किताबें नहीं थी, हमारे पास अपना साइजिंग भी नहीं था। हमारे कपड़ों में कभी यूके लिखा होता है, कभी यूएस लिखा होता है, हमारे पास अपना साइज चार्ट नहीं था। So as part of the NIFT team, we worked on India size with the help of Government of India under Ministry of Textile. And this measurement sets are ready. We are awaiting the formal approval, and then it will be released to the industry and everyone, where we will have a size called IN size, India size. क्या बात है! फिर हम लोग IN 32, IN 42 को देखेंगे मिंत्रा पे। बिल्कुल। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग ना अमेरिकन साइज के हिसाब से फिट आते हैं, क्योंकि हमेशा गड़बड़ होती है, और ना इंडियन साइज के हिसाब से आते हैं। बिल्कुल। आप इसके ऊपर अच्छे से बताइए मैम, मैं सुनना चाहूंगा। मैं अच्छे से 2 चीजें बताती हूँ क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। निशांत, हम बहुत देर से बोल रहे हैं। बिल्कुल। निकुंज और रौनक, इसके अभी मुझे ज्यादा लड़के नहीं नजर आ रहे, तुमसे मैं कह नहीं रही, बट एक जनरल प्रॉब्लम मेन की शर्ट्स की होती है कि कभी भी गले में बटन नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आप जब बंद करते हो तो आपको सांस रुकता है। ये साइज हमारा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी शर्ट की लेंथ, बाजू की लेंथ लंबी ठीक नहीं है, तो आप अपनी बटन को यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। yes. आपको कई बारी लड़कियों में आपको कई बारी ऊपर का गारमेंट, आप टी शर्ट पहनते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फिटेड गारमेंट पहनते हो तो उसमें साइज का ज्यादा फर्क पड़ता है। टी शर्ट हम क्यों पहनते हैं, या ये लूज कुर्ते हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये लूज कुर्तों में 1 इंच इधर और 1 इंच उधर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फिटेड साड़ी ब्लाउज पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, उसके अंदर ये फिट के अंदर बहुत मेजर इशू आता है। इसलिए आपको साइजेस अपने साइज के होना बहुत जरूरी है। Correct. Our Indian women are broader at the waist compared to their UK and US partners. So आपको कई बारी ऊपर का गारमेंट 8 साइज का आता है और नीचे का गारमेंट 10 साइज का आता है। Correct. और कभी इंडिया में कभी सेम साइज नहीं लिखा होता, कहीं पे 8, 10, 12 लिखा होता है और कहीं पे 36, 34, 38, 39, 40 ऐसे लिखा होता है। तो ये सब चीजें इंडिया साइज से सॉर्ट आउट हो जाएंगी,
and I hope बहुत जल्दी उसको release किया जाएगा, because by the time it was ready, we were very close to the election time, so they did not want to release anything new before the elections. Very nice. So finally आखिरी सवाल है that आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वंदना मैम क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हैं? मेरा फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्ट for the next 10 years is Sri Sri Institute of Fashion Studies. Definitely, which I'm going to do my level best to get it to a international level before I call it quits. मैं निफ्ट से लास्ट जनवरी में रिटायर हुई थी, 23 जनवरी में रिटायर हुई थी, और उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज राइट आउट ऑफ कॉलेज. मेरा जिस दिन फैशन डिजाइन का कोर्स खत्म हुआ था, उसके अगले दिन मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी. So practically I have worked for 39 years non-stop. My maximum break was when my daughter was born for 5 months. April to October 94. That is the maximum break I've had between the jobs. So I just took a break. I traveled around the world. Fortunately, my daughter has finished her PhD. She's doing her postdoc. So मुझे कोई ऐसी responsibility नहीं थी कि उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं या हो गए, सब कुछ हो गया. And so I traveled around, and now my plan is to go and work and establish, rather I'm already working on it, establish Sri Sri Institute of Fashion Studies. It's an institute which I have started from the scratch, right from building my team, getting the building ready, getting the equipments in. Right from there I'm working. And आप में से अगर किसी को लगता है कि you would like to join, so you can just go to ssifs.org and try, send your application. उसका लास्ट डेट is about, अभी तक 30th June है, but it is going to be extended to 15th July because it's a first year. And नहीं तो निशांत would be able to help you out with my contact. Yes. So thank you so much मैम. डेफिनेटली मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके. मैं चाहता था कि कॉलेज में ये बातचीत हो, लेकिन कॉलेज में आप भी अफरा तफरी में थे, मैं भी अफरा तफरी में ही रहता था, सो नहीं हो पाई. फॉर्चुनेटली अब हम इतने समय के बाद मिले हैं और इतनी अच्छी बातचीत हुई. मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था. सो आपको आई होप अच्छा लगा होगा बातचीत करके, एकदम मजा आया होगा आज. मुझे ये फ्रेश फेसेस देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दो जने बहुत दुखी लग रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, दुखी होने की जरूरत नहीं. Whatever is there for you, whatever is best for you will happen, and this is my firm belief and my blessings to each one of you. Thank you निशांत, बहुत अच्छा लगा मुझसे तुमसे बात करके. बहुत साल बाद इतनी लंबी हमारी बात हुई. जी मैम, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Okay.